गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। अंकित कुमार। अंकित कुमार, आपने रोल नंबर मेंशन नहीं किया, आईडी मेंशन नहीं किया। सिंह, तो उसके अकॉर्डिंग फिर थ्योरी अगर समझना चाहो तो वैसे भी कर सकते हो। तो बताओ क्या सुटेबल होगा आपके लिए। बताइए, किसी को कुछ भी नहीं बोलना। मैम क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चंस के थ्रू। एक बोल रहा है बस, बाकी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक काम, समझ में नहीं आ रहा, कुछ तो समझ में नहीं आ रहा है। मुझे भी समझ नहीं आ रहा है। ठीक है, चलो देखते हैं हम लोगों को क्वेश्चन कैसे फॉर्म में मिलेगा और उससे हम क्या कंक्लूड करने वाले हैं। ठीक है, तब शायद फिर थियोरेटिकली उस चीज़ को डिराइव करेंगे तो शायद क्लियर हो जाए। जैसे देखिए, हमारे पास जो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मिलेगा वो एक टेबुलर फॉर्म में मिलेगा और उसका टेबल कुछ ऐसा होगा। जैसे देखो, एक मैट्रिक्स बन जाएगा हमारे पास जिसमें डिफरेंट सोर्स स्टेशन होंगे। नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इस चीज़ को नोट करते चले जाइएगा। डिफरेंट सोर्स स्टेशन है, मान लो हमारे पास S1 है, S2, S3, S4, 4 सोर्स स्टेशन है जहाँ से हम सप्लाई कर रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अलग अलग डेस्टिनेशन होंगे, D1, D2, D3, D4, D5, D6। ये डिफरेंट डेस्टिनेशन है जहाँ हमें सप्लाई करना है। और इस मैट्रिक्स में जो वैल्यूज लिखा होगा, जो वैल्यू होगा, दैट इज कॉस्ट C11। और ये C11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? सोर्स 1 से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने में कॉस्ट क्या लगेगा। और जो कॉस्ट लगेगा C11 लिखा है, दैट मीन्स सिर्फ एक यूनिट का कॉस्ट की बात कर रहा है, 10 यूनिट के कॉस्ट की बात नहीं कर रहा। सिर्फ एक यूनिट को अगर आप इस सोर्स से इस डेस्टिनेशन पे पहुंचाओगे तो उसका कॉस्ट ये पड़ेगा। सिमिलरली दूसरा टर्म होगा, मान लो C12, सोर्स 1 से सेकेंड डेस्टिनेशन पे जाने का जो प्राइस होगा फॉर 1 यूनिट वो C12 है। सिमिलरली C13 ये होगा, C14 ये होगा
फर्स्ट सोर्स से फोर्थ डेस्टिनेशन पे सप्लाई करने का प्राइस, और प्राइस फॉर 1 यूनिट ओनली। सिमिलरली ये नोट करते चले जाइएगा, क्लियर रहेगा, नहीं तो फिर ये लिखा हुआ क्वेश्चन के फॉर्म में फिर मिलेगा आपको। सिमिलरली कॉस्ट ऑफ सोर्स 1 टू डेस्टिनेशन 6, कितना भी डेस्टिनेशन हो सकता है, कितना भी सोर्स हो सकता है, ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है। नंबर ऑफ डेस्टिनेशन, नंबर ऑफ सोर्स इक्वल हो, और या फिर डेस्टिनेशन ज़्यादा हो सोर्स कम हो, सोर्स कम हो डेस्टिनेशन ज़्यादा हो, बट किसी भी फॉर्म में हो सकता है। लेकिन ये जनरल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप सोचो, सोर्स स्टेशन है वो हमेशा कम होगा एज कम्पेयर टू डेस्टिनेशन। सोर्स स्टेशन ज़्यादा हो, डेस्टिनेशन कम हो, इसके चांसेस कम होते हैं। ये आप मार्केटिंग के थ्रू ही जानते होंगे। सिमिलरली अगर यहाँ लिखें तो सेकंड सोर्स स्टेशन से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जाने का प्राइस, सिमिलरली यही चीज़ 2 बाकी सारा कुछ आप लिख सकते हो इसी तरह। थर्ड सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन पे जा रहा है, थर्ड सोर्स से, लेकिन ये चीज़ याद रखिएगा, दिस इज कॉस्ट फॉर 1 यूनिट ओनली। C41, सिमिलरली यहाँ से लिख सकते हैं C46, ये हमारा एक मैट्रिक्स के फॉर्म में मिलेगा। उसके बाद इस सोर्स से जितना प्रोडक्शन सप्लाई हो सकता है, जितना प्रोडक्शन हो सकता है, उसके लिए एक टर्म आता है सामान सप्लाई। ये कितना सप्लाई कर सकता है, कौन सा, ये सोर्स स्टेशन टोटल कितना सप्लाई कर सकता है, ये एक नंबर होगा। मान लो A1 है, इसी तरह ये सोर्स स्टेशन कितना सप्लाई कर सकता है, दैट इज A2, A3, A4। उसके बाद ये डेस्टिनेशन का डिमांड कितना है, मान लो B1, B2, B3, हर डेस्टिनेशन का डिमांड की बात कर रहे हैं, B4, और ये जितना भी लिखा है ना C11 दैट इज अ नंबर, C12 दैट इज अ नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू होगा ये हमेशा। तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि ये नंबर क्या है कैसा कुछ, क्योंकि वो हमेशा एक फिक्स कांस्टेंट नंबर होगा, न्यूमेरिकल वैल्यू है। ये आपका टोटल इस डेस्टिनेशन पे कितना डिमांड है उसका, ये डेटा बता रहा है। तो आप इधर लिख सकते हो दिस इज डिमांड, और यहाँ पे हो सकता है कुछ केसेस अराइज हो सकते हैं। मान लो ये टोटल सप्लाई है और ये टोटल डिमांड है, क्योंकि इस टर्म का दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म प्लस दिस टर्म, सारे टर्म्स का सम हम यहाँ लिख रहे हैं, इन सारे टर्म्स का सम यहाँ लिख रहे हैं। तो यहाँ 2 केसेस हो सकता है, ये टोटल जब हम सम करेंगे और ये टोटल जब सम करेंगे तो हो सकता है ये जो है ग्रेटर हो जाए इससे, या ग्रेटर हो जाए इससे, ये ग्रेटर हो जाए इससे, या फिर ऐसा हो सकता है समेशन अगर हम इस पे अप्लाई कर रहे हैं तो हम समेशन AI लिख देते हैं, दैट मीन्स यहाँ A का जो टर्म है दैट मीन्स टोटल नंबर ऑफ सप्लाई इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ डिमांड। ठीक है, अगर टोटल नंबर ऑफ सप्लाई टोटल नंबर ऑफ डिमांड है इक्वल, देन हम इस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम को बोलेंगे बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और प्रॉब्लम आपको क्वेश्चन का जो फॉर्म होगा एग्जैक्टली इसी फॉर्म में दिया रहेगा। क्वेश्चन यहाँ कुछ नंबर होगा, यहाँ कुछ नंबर होगा, ईच एंड एवरी कॉलम एंड रो, जितने भी सेल्स हैं पूरे आपके भरे रहेंगे न्यूमेरिकल वैल्यू से, ये सारा न्यूमेरिकल वैल्यू रहेगा। और इसी को आपको सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करना है, जितने भी
अलग अलग मेथड्स हैं, उससे हम सॉल्व और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यही ट्रांसपोर्टेशन जो भी प्रॉब्लम है उसका आपका ओरिजिनल व्यू जो आप क्वेश्चन में देखेंगे वो यही है। अब यहाँ पे ये कंडीशन अगर है, देन दैट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज कॉल्ड नोन एज ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम इज नोन एज बैलेंस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम। और अगर सपोज टोटल समेशन ए आई इज ग्रेटर देन समेशन बी आई हो, बी आई बी जे जो भी लिखे, अगर ये ग्रेटर है दैट मीन्स सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ सप्लाई ये शो कर रहा है, जिसमें सोर्स 1 का सप्लाई A1 है, सोर्स 2 का सप्लाई A2 है, सोर्स 3 का सप्लाई A3 है, सोर्स 4 का सप्लाई A4 है। ये टोटल नंबर ऑफ सप्लाई है। टोटल नंबर ऑफ सप्लाई जो है वो ग्रेटर देन डिमांड हो गया, या फिर ये हो सकता है टोटल नंबर ऑफ डिमांड इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ सप्लाई। ये दोनों केस अगर होता है तो हम इसे अनबैलेंस्ड बोलते हैं। दिस इज बैलेंस्ड अगर ये केस होता है तो। अब मुझे बताओ इसमें ये चीज क्लियर हुआ? क्वेश्चन किस फॉर्म में रहेगा बताइए? यस मैम, क्लियर है। ये अनबैलेंस्ड, ठीक है। और ये जब भी होगा नंबर आपका नंबर के टर्म में रहेगा, कुछ भी वैल्यू रख लो एज अ डमी, यहाँ पे 6, 7, 8, 9, 10 कुछ भी वैल्यूज होगा, ये टोटल नंबर ऑफ सप्लाई है, ऐसा कुछ। अगर एज ए एग्जाम्पल हम लोग कुछ वैल्यू पुट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। मान लीजिए इस पे एक एग्जाम्पल ही ले लें, अगर हम सप्लाई शो कर रहा है, मान लो चेन्नई दिल्ली और मुंबई, ये 3 सोर्स है। हमारा डेस्टिनेशन मान लीजिए इधर D1, जो डेस्टिनेशन है D1 का नेम ही रख लो, बेटर ऑप्शन है। कुछ बेंगलोर है, हैदराबाद, और दूसरा आपका है गोवा। ये हमारा 3 प्लेस है। मान लीजिए चेन्नई से बेंगलोर जाने का जो कॉस्ट C11 पड़ रहा है वो 5 रुपीज़ पर यूनिट है। मान लीजिए ये जो है वो 6 रुपीज़ पर यूनिट है, ये जो है वो 9 रुपीज़ पर यूनिट है। इसी तरह यहाँ मान लो ये 7 रुपीज़ पर यूनिट है दिल्ली टू बेंगलोर जाने का। इसी तरह दिल्ली टू हैदराबाद जाने का कॉस्ट है दैट इज़ 8 रुपीज़ पर यूनिट। दिल्ली टू गोवा जाने का जो है वो 2 रुपीज़ पर यूनिट है। तो क्या ज़्यादा करो उसको, 4 यूनिट पर रुपीज़ है। सिमिलरली यहाँ अगर करें तो दिस इज 6 रुपीज़ मान लीजिए, रुपीज़, एंड दिस इज 3 रुपीज़। टोटल नंबर ऑफ मान लो सप्लाई जो होता है ये चेन्नई वाली कंपनी से वो 100 है या फिर सपोज 20 है, ये हमारा सप्लाई है। इसी तरह मान लो ये 30 है, 25 है, और यहाँ जो ये बता रहा है वो डिमांड बता रहा है हमारा। इसका डिमांड जो है वो कुछ भी पर्टिकुलर नंबर, मान लीजिए इस पर्टिकुलर स्टेज का सपोज 25 हो,
35 हो, 20 हो। अब ये देखो टोटल सम करो 30, 20 एंड 25। सो 30 एंड 20 50 एंड 50 प्लस 25 75। और इधर देखिए ये क्या है 35, ये आपका टोटल 75 हो गया। इधर कितना है 80, ये आपका 80 ग्रेटर देन, दैट मीन्स डिमांड D is greater than supply. That means this is not a balanced transportation problem. यहाँ से ये कंक्लूड कर पाए हैं हम। ठीक है, ऐसा ही क्वेश्चन आपको मिलेगा जब भी मिलेगा, तो या तो बैलेंस मिल जाए या तो ये केस है। अब इसको हम लोगों को सॉल्व कैसे करना है वो देखते हैं। अगर क्वेश्चन में बैलेंस्ड प्रॉब्लम है, दैट मीन्स डिमांड इज इक्वल टू सप्लाई, तो आपके पास 3 तरीका है सॉल्व करने का। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल, एक है लीस्ट स्क्वायर मेथड। लीस्ट मेथड है जिसमें सबसे मिनिमम ट्रांस वैल्यू जो है उसका रिक्वायरमेंट हम पूरा करते हैं। एक है वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड। और जो भी तरीका है वो सारा का सारा बैलेंस डिजाइन को सॉल्व करने का है। मतलब D ग्रेटर देन S या D लेस देन S सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं, हमेशा बैलेंस्ड होगा तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और अगर बैलेंस्ड नहीं है तो आपके पास दूसरा ऑप्शन है, आप इसको बैलेंस्ड बनाओ फिर सॉल्व करो। लेकिन सॉल्व आपको तभी करना है, क्वेश्चन का सॉल्यूशन तभी मिलेगा जब D इज इक्वल टू S मिल जाए। अगर ये केस नहीं मिल रहा है देन आप सॉल्यूशन नहीं निकाल सकते। ठीक है, अब इसी चीज का हम लोग थियोरेटिकल जो भी टर्म्स देख रहे थे वो यही था। ओरिजिनल ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, जो क्वेश्चंस आपको सॉल्व करना है, जिसको सिंप्लीफाई करना है, जो रिजल्ट्स लाना है जिसके बेसिस पे, वो आपका इसी मैट्रिक्स के फॉर्म में हमेशा मिलेगा। क्लियर है ये पॉइंट? बताओ मुझे। से यस और नो। यस मैम। अब इसी चीज को हम लोग एक बार देख लेते हैं कैसा टर्म्स। चलिए ठीक है, अब इसमें एक चीज यहाँ पे ये कर ले कि हमें क्वेश्चन में हाँ अब देखो ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में को अब एग्जैक्टली हम लोग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम करते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम से जब कंपेयर करोगे टर्म होता है, आपके पास कुछ होता है ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो z से डिपेंड करता है, मतलब मिनिमाइज z या मैक्सिमाइज z, यही होता था हमारे पास। बट हम ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो हम लोगों को हमेशा कॉस्ट की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हमेशा मिनिमाइज करना है। सो मिनिमाइज z जो होगा ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन होगा। एलपीपी से कंपेयर करेंगे तो एलपीपी से सॉल्व करने के लिए हमें क्या चाहिए, पहला ऑब्जेक्टिव फंक्शन चाहिए और दूसरा कंस्ट्रेंट्स चाहिए, जो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स होता था हमारे पास। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन जो होगा वो ये मिनिमाइज z, दूसरा है हमारे पास सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स। तो सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट जो होगा वो होगा, जैसे देखिए यहाँ पे ये टर्म क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, मैट्रिक्स के फॉर्म में देखो ये टोटल सप्लाई है। ठीक है, ये टोटल सप्लाई है, तो हम क्या लिख सकते हैं x11 क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फर्स्ट यूनिट का जो कॉस्ट है ये 5। जैसे मान लीजिए 5 अगर हम लिखे 5x1 प्लस, या फिर इस चीज को लेंदी हो जाएगा फिर रहने दो, ऐसे कर सकते हैं। देखो x1 फर्स्ट टर्म प्लस x2 प्लस x3, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये टर्म सेकेंड टर्म थर्ड टर्म, और इन सब का जो सम है दैट इज इक्वल टू क्या, टोटल नंबर ऑफ सप्लाई जो आप करने वाले हैं।
जो कि A1 से रिप्रेजेंट कर रहे थे थियोरेटिकली, और अगर ये वैल्यू लिखना चाहें तो ये वैल्यू हो जाएगा दिस इज इक्वल टू 20। इस केस में ये क्वेश्चन अगर हम लिखें तो ये 20 A1। इसी तरह सेकंड को अगर करें तो दिस इज x2 1 प्लस x2, दूसरा कंडीशन हमें मिल रहा है x1 x2 प्लस x3 एंड दैट इज इक्वल टू, नेक्स्ट हमारा कंडीशन टोटल क्या है 30। सो दिस 30 इज द नंबर। ये हमारा सप्लाई का कंस्ट्रेंट है, इतना नंबर ऑफ यूनिट आप ऐसे ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, टोटल इतना सप्लाई है। ये टोटल आप ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, टोटल इतना जो है वो सप्लाई हो सकता है। इसी तरह x1 प्लस x2 x3 जो होगा ये टोटल नंबर ऑफ सप्लाई रिप्रेजेंट करेगा। दैट मीन्स x1 प्लस x2 प्लस x3 ये रिप्रेजेंट करेगा इधर आप सप्लाई कितना करने वाले हो, दैट मीन्स 25 सप्लाई कंस्ट्रेंट्स। तो ये जो कंडीशन इधर से आ रहा है दैट मीन्स आप इस मैट्रिक्स को सॉल्व कर रहे हो, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू दिस, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू दिस, x1 प्लस x2 प्लस x3 इज इक्वल टू दिस। ये कंडीशन आपने ये वाला लिया है 20 30 और 25, सो इसको हम लोग सप्लाई कंस्ट्रेंट्स भी बोल सकते हैं। तो लीनियर प्रोग्रामिंग में हमारे पास क्या होता था, ऑब्जेक्टिव फंक्शन और कॉन्स्टेंट्स, तो ये कंस्ट्रेंट्स इसके हो गए। इसी तरह अगर इसकी बात करें तो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स हो गया। अगर हम डिमांड कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो ये टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म, दिस टर्म की बात करेंगे। तो अब यहाँ पे हम जो नोटेशन एक टर्म यूज कर रहे थे x11, तो x11 हम किसके लिए ले रहे हैं, फर्स्ट सोर्स से फर्स्ट डेस्टिनेशन के लिए ये टर्म ले रहे हैं। इसी तरह अगर इसकी बात करें x12 हो जाएगा, x13 हो जाएगा। इसी तरह देखो दूसरे वाले टर्म में अगर हम ले तो ये x21 हो जाएगा, सेकेंड सोर्स टू फर्स्ट डेस्टिनेशन, सेकेंड सोर्स टू सेकेंड डेस्टिनेशन, सेकेंड सोर्स टू थर्ड डेस्टिनेशन, इसी तरह थर्ड सोर्स टू फर्स्ट डेस्टिनेशन। यहाँ पे क्या हो जाएगा, थर्ड सोर्स टू सेकेंड डेस्टिनेशन, थर्ड सोर्स टू थर्ड डेस्टिनेशन। तो ये कंडीशन जो है वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है। अब देखो इसी तरह अगर हम डिमांड कंस्ट्रेंट्स की बात करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टर्म आएगा हमारे पास, इन लोगों का कॉलम वाला टर्म। तो फर्स्ट टर्म क्या है हमारे पास, फर्स्ट यही होगा x11 प्लस दूसरे टर्म में आपका क्या आ रहा है ये, सो दिस इज व्हाट 2 1। इसी तरह ये क्या है 3 1, सो x21 प्लस x31। यहाँ पे आपको थियोरेटिकली ये लग रहा है कि बहुत ज़्यादा टफ हो रहा है, नंबर्स ये ऐसे बात कर रहे हैं, बट अगर इसको न्यूमेरिकल वैल्यू में रखोगे तो ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। इसी तरह यहाँ पे हो जाएगा 3 1 एंड दिस इज इक्वल टू 25। ये हमारा डिमांड कंस्ट्रेंट्स है। इसी तरह अगर हम इस टर्म को लिखें तो सेकेंड कंस्ट्रेंट, इसी तरह थर्ड को लिखें तो थर्ड कंस्ट्रेंट, टोटल इतना कंडीशन आ जाएगा। चाहो तो उसको भी लिख लो। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा दिस इज व्हाट, x1 क्या है ये वैल्यू बताओ, 1 2 ना, सो दिस इज 1 2 प्लस दिस इज ये टर्म 2 2 प्लस x 3 2, दिस इज इक्वल टू 35। ये सप्लाई का कंडीशन है। मतलब देखिए ये ऐसे क्यों लिख रहा है, आप इस टर्म से, इस चेन्नई से बैंगलोर, हैदराबाद और गोवा तीनों जगह सप्लाई कर सकते हो। तो बैंगलोर के लिए कोई नंबर जो टर्म है वो अप्लाई कर दिया, हैदराबाद के लिए ये और गोवा के लिए ये। अब इससे जो जाएगा वो नंबर ऑफ वेरिएबल, क्योंकि डिमांड डिफरेंट होगा तो ये डिमांड और ये डिमांड डिफरेंट है, तो ये टर्म्स आपका डिफरेंट होगा। टोटल इतना सप्लाई कर सकता है। इसी कंडीशन में अब जितना जिसको डिस्ट्रीब्यूट करना हो वो करे।
बट मैक्सिमम ये इतना ही सप्लाई कर सकता है, तो इसी कंडीशन के इक्वल हो जाएगा, सॉरी ये वाला कंडीशन। इसी तरह अगर मान लो इसकी बात करें तो टोटल बैंगलोर का डिमांड फुलफिल करना है आइदर बाय दिस सोर्स स्टेशन, आइदर और दिस सोर्स स्टेशन और ये, इन तीनों में से कहीं से भी आपका बैंगलोर का टोटल डिमांड पूरा होना चाहिए जो कि 25 है। अब हो सकता है कि कुछ सप्लाई यहाँ चेन्नई से कर दिया जाए, कुछ दिल्ली से कर दिया जाए, कुछ मुंबई से कर दिया जाए और टोटल इतना डिमांड फुलफिल कर दिया जाए। या फिर हो सकता है कोई एक ही स्टेशन से, मतलब चेन्नई से ही पूरा डिमांड फुलफिल कर दे, दिल्ली ही पूरा डिमांड फुलफिल कर दे, या मुंबई ही सारा का सारा डिमांड फुलफिल कर दे, लेकिन जहाँ से भी फुलफिल होना है इसका पूरा डिमांड फुलफिल होना चाहिए। तो ये चीज़ें कैसे फुलफिल होगा वो हमारा बाद में हमें देखना है कि कैसे फुलफिल हो रहा है, बट टोटल इतना डिमांड हमें इस फंक्शन के, इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के अरेंजमेंट के बेसिस पे हमें फुलफिल करना है। इसी तरह हैदराबाद का सारा डिमांड इस ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट के बेसिस पे फुलफिल करना है, टोटल 35 यूनिट्स का डिमांड है। इसी तरह गोवा का जो है डिमांड वो ये से फुलफिल करना है। इसी कॉन्फ़िगरेशन को सॉल्व करना है अब हमें न्यूमेरिकली। कंडीशन हमारा सप्लाई के बेसिस पे जिसका भी RHS सप्लाई वाला टर्म आ जाए वो सप्लाई कंस्ट्रेंट्स है, जिसका RHS डिमांड वाला कंडीशन आ जाए वो हमारा डिमांड कंस्ट्रेंट्स है। और टोटल ये मैट्रिक्स होता है, ये सेट ऑफ 3x3 का मैट्रिक्स है जिसे हमें सॉल्व करना है। इतना ही हमें करना है पूरे ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम में। अब इसको सॉल्व करने के लिए अलग अलग तरीका है जो भी आप यूज कर सकते हैं। अब सॉल्यूशन का मेथड क्या क्या है वो देख लेते हैं। ये क्लियर है कैसे हमें सप्लाई कंस्ट्रेंट और डिमांड कंस्ट्रेंट मिलेगा, मतलब इस मैट्रिक्स को हम LPP प्रॉब्लम में कैसे कन्वर्ट करेंगे, बता सकता है कोई? यस मैम। इसके बाद हमें देखना है 3 मेथड्स है सॉल्यूशन मेथड जिस पे हम इसे सॉल्व करने वाले हैं। फर्स्ट है नॉर्थ वेस्ट, इसको NW भी लिखा जाता है शॉर्ट में, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड। सेकंड है लीस्ट कॉस्ट मेथड। एंड थर्ड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड। वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, जिसमें से 2 का तरीका मोर और लेस क्लियर हो सकता है क्योंकि बाय नेम ही वो बता रहा है लीस्ट कॉस्ट। ठीक है, लीस्ट कॉस्ट मीन्स जिसका भी कॉस्ट मिनिमम हो, पहले उसका रिक्वायरमेंट पूरा करना है। फर्स्ट में है नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट आपको पता है नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में क्या होता है? डायरेक्शन अगर बात करें दिस इज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट अगर है तो आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल मीन्स इस कॉर्नर पे जो भी पॉइंट आएगा पहले हम उसे सॉल्व करेंगे। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में यही होता है। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल में आपका नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर जो भी कॉलम पूरे मैट्रिक्स का अगर जो सेट था हमारे पास, इसमें जो भी आपका इनिशियल कॉर्नर में ये वैल्यू मिलता है उसी को आपको लेना है। सॉल्यूशन पहले उसका डिमांड फुलफिल करना है, देन आगे बढ़ेंगे। फिर नेक्स्ट का जो है उसका भी डिमांड फुलफिल करना है जो नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर में जो भी आएगा। नेक्स्ट में है लीस्ट कॉस्ट, जिसका भी कॉस्ट मिनिमम हो। पूरा मैट्रिक्स ट्रांसपोर्टेशन का दिया हुआ है, इस पूरे मैट्रिक्स में
जिसका कॉस्ट मिनिमम होगा, हमें सबसे पहले उसका डिमांड फुलफिल करना है। वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड, ये जो मेथड है, इन तीनों मेथड में हम लोग आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे क्या है, कैसे करना है एग्जैक्टली। इन सब में से तीनों मेथड में जो सबसे बेस्ट मेथड होता है या फिर जो तीनों में से मिनिमम कॉस्ट प्रोवाइड करने वाला है, वो वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड है, जो जिसका रिजल्ट सबसे ज़्यादा ऑथेंटिक होगा और सबसे ज़्यादा रिलायबल होगा। और तीनों में अगर आप सपोज इसका मिनिमम कॉस्ट कुछ भी लाएंगे, इसके थ्रू कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, इसके थ्रू भी कुछ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट आएगा, और इसके भी थ्रू जो भी आंसर आएगा वो एक पर्टिकुलर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट होगा। लेकिन अगर इन दोनों का वैल्यू जो आ रहा है वो हमेशा ज़्यादा होगा या हो सकता है इक्वल हो as compared to Vogel approximation method. This is the most appropriate method to minimize the transportation cost. लेकिन क्वेश्चन में हमेशा हो सकता है मेंशन्ड हो, आपसे एग्जैक्टली ये पूछा जाए, ये भी पूछा जा सकता है या ये भी पूछा जा सकता है, कोई एक स्पेसिफिक मेथड के थ्रू क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए दिया जा सकता है, या फिर अगर पूछा जाएगा सिर्फ जो बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है वो निकालो, तो फिर आप वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू जाएंगे। लेकिन सिंपली सिंप्लीफाई करने के लिए बोला जाए तो आप तीनों में से किसी मेथड को भी यूज कर सकते हो, लेकिन अगर बेस्ट सॉल्यूशन की बात करें देन वोगल्स अप्रॉक्सीमेशन मेथड के थ्रू हम सॉल्व करेंगे। बस इतना ही करना है। और ये तीनों जो मेथड है वो तीनों मेथड तभी अप्लाई हो सकता है जब प्रॉब्लम जो हो, ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, दैट शुड बी बैलेंस्ड वन। अगर वो अनबैलेंस्ड है तो यूज नहीं होगा। हमें अनबैलेंस्ड को बैलेंस्ड बनाना पड़ेगा। कैसे, ये भी देख लो। मान लो हमारे पास ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं, छोटा सा एक 2-3 कॉलम का हम बना देते हैं। कुछ भी डेस्टिनेशन है हमारा D1, D2, D3। सिमिलरली सोर्स S1, S2 और S3, 3 सोर्सेज है। जो भी कॉस्ट होगा ये मान लीजिए हमारा C11 होगा, C12, C21, C22, सॉरी 31, C12, C13, यहाँ पे आ जाइए C23, कुछ भी कॉस्ट है, नंबर कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे आपका C22 और ये C32, C33 ये कॉस्ट है। और मान लो ये सप्लाई है, दैट इज अगर हम लोग लास्ट वाला ही लिख लें तो ये हमारे पास सप्लाई है, ये इधर डिमांड है। और क्वेश्चन में अगर हम लास्ट वाला ही देख लें तो दिस वाज 25, दिस वाज 35 और ये हम लोगों ने लिखा था 20, ये डिमांड है। इसी तरह यहाँ पे हमारा था कुछ 20, दिस वन वाज 30 एंड दिस इज 25, अनबैलेंस था। तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म है वो ज़्यादा है, मतलब डिमांड ज़्यादा है। जब डिमांड ज़्यादा होगा तो हमें क्या करना होगा, बैलेंस करना है। बैलेंस करना है मतलब डिमांड और सप्लाई को इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए हम लोग एक डमी रो या डमी कॉलम ऐड करते हैं। जैसे मान लीजिए इसमें एक कॉलम ऐड कर दिया, ये कॉलम ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक कॉलम ऐड कर दिया। क्यों, यहाँ पे क्यों ऐड किया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा है, जो ज़्यादा होगा उधर ऐड करना है। और उसका कॉस्ट जो है वो 0 डाल देना है, क्योंकि उसको डमी ऐड किया हम लोगों ने तो वहाँ भेजना एग्जैक्टली है नहीं, बस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मेथड अप्लाई किया गया है। तो ये चीज़ 0 ऐड कर देना है। और जो डिमांड है
ये जो टोटल में से एक्स्ट्रा जो बचा हुआ होगा वो चीज़ आप यहाँ लिख दोगे, क्योंकि ये चीज़ यहाँ कम है, ये ज़्यादा है, तो आपको ये 5 जो डिमांड है, सर ये एक्स्ट्रा हो रहा है इधर, तो 5 का सप्लाई आपको एक्स्ट्रा दिखाना होगा यहाँ पे, ठीक है। अब क्या हुआ, ये देखिए टोटल ये भी 80 हो जाएगा और टोटल ये भी 80 हो जाएगा, तो ये बैलेंस हो गया, बिकॉज डिमांड जो भी है दैट इज इक्वल टू सप्लाई। तब हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर ये एक्स्ट्रा हो, दैट मीन्स ज़्यादा या कम हो, डिमांड ज़्यादा हो या सप्लाई ज़्यादा हो, सप्लाई ज़्यादा हो या डिमांड ज़्यादा हो, तो हम इन दैट केस यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब इस पे बेस हम लोग एक कोई मेथड पे क्वेश्चन नेक्स्ट डे सॉल्व करते हैं, तब शायद ज़्यादा क्लियर हो जाए क्या है, बट कन्फिग्रेशन यही रहेगा क्वेश्चन का, ठीक है। अटेंडेंस हो गया है।